नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ एनम में। हम एक बार फिर से हाजिर है इस हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं इस हफ्ते के करंट अफेयर्स। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में आर्थिक रूप से तथाकथित कमजोर सवर्णों के लिए 10% रिजर्वेशन को जारी रखने का निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हुए सुनवाई में 5 जजों की बेंच में 3 में से 2 ने इसके पक्ष में अपना मत दिया। अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि यह संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। 1 दिसंबर 2022 से शुरू होकर 30 नवंबर 2023 तक चलने वाले G20 सम्मेलन का थीम तथा वेबसाइट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। G20 सम्मेलन का थीम 2023 के लिए वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित होगा। G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित है, जिसमें केसरिया, सफ़ेद तथा हरे रंग को सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही कमल को भी दर्शाया गया है, जो चुनौती के बीच विकास का पर्याय है। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के लगभग 32 स्थानों पर 200 बैठकों के माध्यम से किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ग्रहण करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया का कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसमें 576 भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी की गई है। 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में गृह मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि देश की मातृभाषा को संरक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में एक वेब संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से भाषाओं की विशेषताओं के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। इस जानकारी को एकत्र करने का कार्य NIC और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के द्वारा किया जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार मातृभाषा के रूप में लगभग 19,500 से अधिक भाषाएं या बोलियां बोली जाती हैं, जिनको 121 मदर टंग ग्रुप में विभाजित किया गया है। आपको बता दें कि मातृभाषा किसी व्यक्ति की मूल भाषा को संदर्भित करता है, अर्थात जन्म से सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। साथ ही इसे व्यक्ति की पहली भाषा भी बोला जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा आधार के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसमें आधार के रजिस्ट्रेशन के 10 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात एक बार उसे अपडेट कराना आवश्यक हो गया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे वैकल्पिक भी बताया है। भारतीय सेना के द्वारा वीर नारियों के कल्याण एवं शिकायत निवारण के लिए वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है। वीर नारी का दर्जा उन महिलाओं को दिया गया है जिन्होंने अपने पतियों को यूथ या सैंड अभियानों के दौरान खोया है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए वक्तव्य में कहा गया है कि प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए भारतीय सेना ने टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन नो मैटर वाट के आदर्श वाक्य के साथ वीर नारियों के कल्याण एवं शिकायत निवारण के लिए वीरांगना सेवा केंद्र की सुविधा की शुरुआत की है। 9 नवंबर को न्यायमूर्ति धनंजय भाई चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिलाई गई। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ अगले 2 वर्षों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रहेंगे। 10 नवंबर 2024 को वो सेवानिवृत्त होंगे। यह 16वें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के बेटे हैं। संविधान के अनुच्छेद 124(1) में भारत के लिए सर्वोच्च न्यायालय की तथा उसके लिए सर्वोच्च न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों के विषय में बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 124(2) में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पागौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की संज्ञा दी गई है। इस मूर्ति का निर्माण पद्मश्री से सम्मानित राम वन जी सुथार के द्वारा किया गया है। निर्माण के साथ ही इस प्रतिमा को वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिल गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार केम्पागौड़ा की 108 फीट लंबी स्टैचू किसी से संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र के द्वारा 10 नवंबर 2022 को हरियाणा के फरीदाबाद में जीव विज्ञान डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया। इन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का भी लोकार्पण केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया। 100 रुपये की लागत से बनाए गए इस डाटा सेंटर में 1 घंटे के अंदर किसी भी बीमारी की सीक्वेंसिंग की जा सकती है। यह सेंटर उच्च क्षमता वाले ब्रह्म सुपर कंप्यूटर सुविधा से लैस है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा देश के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना को पेरिस समझौता के तहत अपनाया गया है। इससे लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और अधिक मजबूती होगी। साथ ही देश को हरित परियोजना में वैश्विक एवं घरेलू निवेशकों को आकर्षित करने में मदद भी मिलेगी। 2022-23 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री के द्वारा हरित परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।